नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में एक दिन में पहली बार आए करीब 20,000 मामले, अब तक 16,000 की मौत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 5 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,28,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 16,095 की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लाख से ज्यादा ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 19,906 नए मामले सामने आए और 410 मरीजों की मौत हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर, करतारपुर कॉरिडोर नहीं खोलेगा भारत, पाकिस्तानी पेशकश ठुकराई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने कोरोना संकट को देखते हुए सीमा के आर पार आवाजाही की अनुमति देने से इनकार करते हुए 19 जून को करतारपुर गलियारा खोलने की पाकिस्तानी पेशकश को ठुकरा दिया। भारत ने स्पष्ट कहा कि बढ़ते मामलों के बीच आवाजाही को अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं पाकिस्तान महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर सिख श्रद्धालुओं के लिए गलियारा खोलकर अपनी साफ छवि दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान ने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार को ट्वीट किया, जैसे कि दुनिया भर में पूजा स्थल खुल गए हैं, पाकिस्तान में भी सभी सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब गलियारा खोलने की तैयारी कर रहा है, ताकि 19 जून को महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धालु दर्शन को आ सकें। हमने अपनी इस तैयारी की जानकारी भारत को दे दी है। वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी विशेष सुरक्षा बल पर 30 को लग सकती है कैबिनेट की मुहर, एटीएस कमांडो देंगे प्रशिक्षण। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में अदालतों, धार्मिक स्थलों, प्रमुख भवनों, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए बनने जा रही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल जल्दी ही अस्तित्व में आ जाएगी। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि विशेष बल के गठन के लिए कैबिनेट के साथ साथ विधानमंडल के दोनों सदनों में एक्ट को मंजूरी जरूरी है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे कैबिनेट के पास कराने के बाद इसे लागू किया जा सकता है। बाद में विधानमंडल के दोनों सदनों से एक्ट को मंजूरी दिला दी जाएगी। फिलहाल पीएससी और पुलिस कर्मियों में से ही लोगों को यूपीएसएस में भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि जो भी कमांडो और जवान यूपीएसएसएफ में लगाए जाएंगे, उन्हें यूपी एटीएस की स्पॉट द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, भाजपा का कांग्रेस पर करारा हमला, जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से पूछे 10 सवाल। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कांग्रेस से 10 तीखे सवाल किए हैं। नड्डा ने कहा कि मैं सोनिया गांधी को ये कहना चाहता हूं कि कोरोना के कारण, चीन की स्थिति के कारण मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास न करें। भारत की फौज देश की और हमारी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। वहीं भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 130 करोड़ देशवासी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया और किस तरह से आपने देश के साथ विश्वासघात किया है। कुछ दिन पहले ट्वीट करके राजीव गांधी फाउंडेशन पर प्रश्न उठाए थे। आज पी चिदम्बरम कहते हैं कि फाउंडेशन पैसे लौटा देगा। देश के पूर्व वित्त मंत्री जी खुद बोल रहे हैं, उनके पास ये स्वीकारना होगा कि देश के हित में फाउंडेशन ने नियम की अवहेलना करते हुए फंड लिया है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड में जो लोगों की सेवा को उनको राहत पहुंचाने के लिए उनसे 2005 से 2008 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों गया? हमारे देश की जनता इसका जवाब जानना चाहती है। व्यक्तिगत विश्वास में विदेशी शक्तियों से धन स्वीकार करना राष्ट्रीय हित का बलिदान है। देश जानना चाहता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन और चीन सरकार के बीच क्या हुआ। वहीं भारत के लोग जानना चाहते हैं कि सीएजी ऑडिटिंग के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन के अकाउंट्स में मना क्यों किया? आरटीआई नींव लागू क्यों नहीं हुआ? राजीव गांधी फाउंडेशन का ऑडिटर कौन है? मेहुल चोकसी ने अपनी राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा क्यों लिया और आपने मेहुल चोकसी को लोन क्यों दिया? देश जानना चाहता है कि मेहुल चोकसी से राजीव गांधी फाउंडेशन का क्या संबंध है और आपने उसको लोन देने में किस किस प्रकार से मदद की और यह देश जानना चाहता है। वहीं अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने माना दिल्ली में बिस्तरों की कमी की वजह से बढ़ा मौत का आंकड़ा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को स्वीकार किया कि जून के पहले सप्ताह में कोविड-19 मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की कमी के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बीमारी के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अब ऐसी कोई कमी नहीं होगी। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि दिल्ली सरकार कोविड-19 मरीजों के लिए बिस्तरों और जांच की संख्या बढ़ाकर घर में पृथकवास कर रहे रोगियों को ऑक्सीमीटर एवं ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर मुहैया कराकर, प्लाज्मा थेरेपी उपलब्ध कराकर सर्वेक्षण और जांच के जरिए इस वैश्विक महामारी से लड़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन पाबंदियों को हटाए जाने के बाद वायरस अपेक्षा से अधिक तेजी से फैल रहा है और शुरुआती दिनों में मृतकों की संख्या बढ़ी और शहर में कोविड-19 मरीजों के लिए बिस्तरों की आवश्यक संख्या नहीं थी। कोविड-19 से निपटने के लिए अपनी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ मुश्किल जंग छेड़ रखी है और वह विजयी साबित होगी, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में उनकी सरकार ने अस्पतालों में 40% बिस्तरों को आरक्षित करने जैसे कदम उठाकर कोरोना वायरस मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया है। वहीं अगली बड़ी खबर, 21 दिन बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर लगा ब्रेक, जानिए आज क्या है आपके शहर के दाम। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर 21 दिन बाद ब्रेक लगा। पिछले 21 दिनों में कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी। देश की राजधानी दिल्ली में डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया।
इन 21 दिनों में पेट्रोल 9.12 रुपए और डीजल 11 रुपए महंगा हो गया। 28 जून को दामों में स्थिरता आई। दिल्ली में आज भी पेट्रोल की कीमत 80.38 रुपए प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 80.40 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम अमरिंदर सिंह बोले हालात पर निर्भर करेगा लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि राज्य में 30 जून के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला हालात पर निर्भर करेगा। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वायरस के प्रसार को काबू करने के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाने को तैयार है। पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण में अब तक 5000 मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने फेसबुक लाइव के दौरान कहा, अगर हम महामारी को काबू करने में समर्थ हैं तो लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। सिंह ने लुधियाना के निवासियों से कहा कि आपके हाथों में है। एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया कि लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था। उन्होंने पंजाब के लोगों से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं करने की अपील की। सिंह ने कहा कि शुक्रवार को मास्क नहीं पहनने के कारण 4024 लोगों का चालान किया गया और सार्वजनिक स्थान पर थूकने के चलते 45 चालान किए गए। उन्होंने राज्य में 4 और लैब्स को मंजूरी दिए जाने के कारण ही आने वाले कुछ दिनों में कोरोना वायरस की जांच में तेजी लाने की बात कही थी। पंजाब में शुक्रवार तक कोरोना के संक्रमण के 4957 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 1663 मरीज अभी संक्रमित हैं, जबकि 3201 ठीक हो चुके हैं। साथ ही 122 की मरीज की अब तक जान जा चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर, चिराग पासवान ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा, आप चुनाव की करें तैयारी, कैसे लड़ना है उसका फैसला हम पर छोड़ दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिससे बिहार एनडीए में खलबली मच सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से कहा कि वो चुनाव के साथ साथ बेहतर बिहार बनाने की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि चुनाव कैसे और किस रूप में लड़ना है वो उन पर छोड़ दें। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि एलजेपी नए बिहार के शिल्पकार की भूमिका में रहेंगी, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को बेहतर बिहार बनाने के लिए काम करने को कहा। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ मैदान में उतरेगी और लोगों से वोट मांगेगी। उन्होंने शनिवार को बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज और राज्य के अन्य पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है। चिराग पासवान की बात को उसी सिलसिले की अगली कड़ी में कहा जा सकता है कि जिससे वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर अलग-अलग मुद्दों पर हमला करते आ रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी जिसे भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएगी, एलजेपी उसके साथ रहेगी, जबकि बीजेपी नीतीश कुमार को पहले ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान के रुख में तल्खी के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। एनडीए के भविष्य पर चर्चा शुरू हो गई है। सवाल उठ रहा है कि एनडीए सहयोगी के नाते अगर दोनों के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे तो कहीं गठबंधन उसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने बनाया अनलॉक 2 का प्लान, जाने इस बारे में किन चीजों में मिल सकती है छूट। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना की सबसे भयावह स्थिति महाराष्ट्र में ही है। वहीं उद्धव ठाकरे धीरे धीरे कोरोना महामारी से महाराष्ट्र से बने गंभीर हालत से राज्य को बाहर निकालने की तैयारी में है। ठाकरे सरकार 30 जून के बाद भी लॉकडाउन जारी करने पर विचार कर रही है, लेकिन इस बीच ठाकरे सरकार ने अनलॉक 2 का भी प्लान बना लिया है। वहीं आपको बता दें, राज्य में सामान्य स्थिति लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है। अब अनलॉक के समय भी लॉकडाउन के कुछ नियम कुछ शहरों में लागू होंगी। वहीं राज्य सरकार चरणों में अनलॉक जारी करके राज्य को कोरोना से पुरानी स्थिति पर वापस लाने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में स्थिति नियंत्रण है, लेकिन कुछ नगर निगम कुछ हिस्से अभी भी कोरोना से ग्रस्त हैं। इसलिए सरकार इन नगर निगमों को शहरों को अनलॉक करने की तैयारी कर रही है। सरकार काम पर जाने वाली जनता के लिए एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट शुरू करने की योजना बना रही है। बता दें कि एसटी बस सेवा पिछले 3 महीनों में जिले के अंदर ही चलाई जा रही थी। अब एसटी सेवा को अंतर जिलों में शुरू करने के लिए सरकार योजना बना रही है। एसटी सुविधा मुंबई और पुणे में जैसे शहरों में शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। अगर एसटी सेवा शुरू की गई तो इसके लिए कुछ विशेष नियम जारी करे जाएंगे, जिससे लोगों के लिए एसटी का सफर सुरक्षित हो सके। वहीं अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह और केजरीवाल ने देश के सबसे बड़े कोविड-19 सेंटर की तैयारियों का लिया जायजा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार शाम दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में बनाए गए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल का दौरा कर इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान अमित शाह और केजरीवाल ने यहाँ भर्ती मरीजों से बात की। इसके बाद उन्होंने कोविड केयर सेंटर के संचालन का जिम्मा संभाल रहे आईटीबीपी के डॉक्टरों से भी चर्चा कर मरीजों की हालत और सेंटर के इंतजामों की जानकारी ली है। जानकारी के मुताबिक जानलेवा महामारी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी व्यास में बनाया गया 10,000 से अधिक बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर अब पूरी तरह से तैयार हैं। आईटीबीपी ने 10,000 से अधिक बेड की क्षमता वाले कोविड-19 केंद्र की देखरेख का जिम्मा बुधवार को लिया था। वहीं अगली बड़ी खबर, मन की बात पर पीएम मोदी बोले, हम आंख से आंख डालकर जवाब देना जानते हैं। लद्दाख में सेना ने करारा जवाब दिया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी की समस्या से जूझ रहा है। इसके अलावा चीन की चालबाजियों ने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। देश के इशारों पर नेपाल भी बॉर्डर पर हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा। इन्हीं सब चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया है।
मन की बात का ये 66वां एपिसोड है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में जो गर्व की भावना पैदा हुई, देश के लिए जो जज्बा है, यही देश की ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की है, उससे आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया में भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया गया। अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कंटेनमेंट को देखा है। मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। वहीं मौसम अपडेट अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और केरल में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इन भागों में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा हो सकती है। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश संभव है। झारखंड, उड़ीसा, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। हरियाणा, दक्षिणी गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।